वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज बच्चों मैराथन क्लास करने वाले हैं। नेटर एएसओ के काम आएगी आपकी, जो 22 तारीख को पेपर आपका होने वाला है। 28 तारीख को पेपर जो होने वाला है, फाइनल एग्ज़ाम होगा आपका। नेटर के एनआईटी के जालंधर के सुपरिंटेंडेंट का एग्ज़ाम है, जो फाइनली आपका कंडक्ट होने वाला है आफ्टर स्किल टेस्ट। तो दोनों के दोनों एग्जामिनेशंस में आपके काम आएगी एक मैराथन क्लास। साथ के साथ जिन बच्चों ने न्यूली प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है या वो कर चुके हैं एमसीआरई के लिए, तो उनके लिए भी ये साबित होगी। किस तरह से साबित होगी ये क्लास? एक लैंडमार्क बनेगी, माइलस्टोन बनेगी, अगर आपने प्रिपरेशन की हुई है तो। अगर प्रिपरेशन नहीं भी की है तो भी आप ये क्लास कंटिन्यू करें, क्योंकि क्वेश्चंस एंड आंसर्स आपको इस सेशन के अंदर देखने को मिलेंगे, जो 100% आपके काम आएंगे। तो मैराथन क्लास बच्चों की डिज़ायर होती है एग्ज़ाम से पहले, ताकि एक कंप्लीट ओवरव्यू, एक कंप्लीट रिवीजन आपको देखने को मिल जाए। हालांकि रिवीजन के क्रैश कोर्स की क्लासेस हमारे मेंबर्स के लिए ऑलरेडी अवेलेबल है, तो जितने भी हमारे मेंबर्स हैं वो क्रैश कोर्स की क्लास इनसे पहले ज़रूर कंप्लीट करें। तो नेटर एएसओ, एनआईटी सुपरिंटेंडेंट और अदर एग्ज़ाम कोई भी है जहाँ पे आपका सर्विस रेगुलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स, एकेडमिक रूल्स पूछे जाते हैं, सीसीएस रूल्स वगैरह, यहाँ पे आपके काम आने वाला है। तो बच्चों स्टार्ट करेंगे आपकी क्लास। तो देखो, इसमें हम क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, स्टार्टिंग करेंगे सबसे पहले हम फंडामेंटल रूल से। फंडामेंटल रूल के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं डेफिनेशन से। तो डेफिनेशंस में क्या पढ़ना जरूरी है वो आप देख लोगे एक बार। तो स्टार्ट करेंगे। देखो, सबसे पहले फंडामेंटल रूल नंबर 9 के अंदर हम डेफिनेशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो 9 में 9 ऑफ फर्स्ट के अंदर जो सबसे पहली वाली डेफिनेशन आती है उसको बोलते हैं एक्ट। ठीक है। और एक्ट कहीं भी होगा तो एक्ट का जो मीन्स है वो क्या होगा आपके लिए? वो होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसका मतलब ये होगा। कहीं भी एक्ट लिखा मिलेगा तो इसका मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है। एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जिसको बोलते हैं, नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं कंपेंसेटरी अलाउंस। क्या बोलते हैं इसको? कंपेंसेटरी कंपेंसेटरी अलाउंस। ये क्या होता है? पढ़ा जरूर होगा, क्वेश्चंस आपने जरूर किए होंगे। नाम जैसा है ना इसका वैसा ही है, कंपेंसेटरी। कंपेंसेटरी का मतलब होता है किसी चीज की कमी पूरी करना, तो उसको क्षतिपूर्ति बोलते हैं। तो क्षतिपूर्ति का जो अलाउंस दिया जाता है वो किस केस में दिया जाएगा? जैसे जो चीज आपने अपने जेब से खर्च की है उसके बाद अगर उसको पूरा करने के लिए कोई अलाउंस है तो उसको कंपनसेटरी अलाउंस बोलते हैं। तो कुल मिला के क्या हुआ? टू मीट पर्सनल एक्सपेंडिचर। ठीक है। किसके लिए दिया जाता है? टू मीट पर्सनल एक्सपेंडिचर। ठीक है। टू मीट पर्सनल एक्सपेंडिचर। अब ये पर्सनल एक्सपेंडिचर आपका अपना जेब का खर्च थोड़ी हुआ, ये हुआ जो आपकी ड्यूटी के साथ परफॉर्म किया जाना है। ठीक है। ये किसके लिए होता है? जो आपकी ड्यूटी के लिए परफॉर्म किया जाना है, नेसेसरी फॉर ड्यूटी। ठीक है। ड्यूटी के साथ में है, और वो कंपनसेटरी किस लिए है? क्योंकि वो अलाउंस आपको दिया जाता है उस चीज को, पर्सनल एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए। ठीक है। कंपनसेट करने के लिए। तो इट इंक्लूड्स, सबसे बड़ा पॉइंट इसके अंदर यही आता है, इसके अंदर इंक्लूड क्या होता है? इंक्लूड्स, इनको अंडरलाइन करेंगे और इंक्लूड वाली चीज समझेंगे, जो बेसिकली पेपर में आपसे पूछा जाता है। बहुत बड़ा अलाउंस है जो इसके अंदर। सबसे पहले वाला अलाउंस है ट्रैवलिंग अलाउंस। क्या है ये? ट्रैवलिंग अलाउंस। और ट्रैवलिंग अलाउंस का आप अपने सिलेबस के अंदर देखते हो, कईयों के सिलेबस में देखने को मिलता है ट्रैवलिंग अलाउंस एज कंटेन्ड इन फंडामेंटल रूल्स। उतना हम आपसे पूछेंगे जितना आपके फंडामेंटल रूल्स में कंटेन करता है आपका ट्रैवलिंग अलाउंस। और ट्रैवलिंग अलाउंस बच्चों कौन सा अलाउंस होता है? कंपनसेटरी अलाउंस होता है। ये बात तो आप समझते हो। ठीक है। ट्रैवलिंग अलाउंस क्या होता है आपका? कंपनसेटरी अलाउंस होता है। बट इसके अंदर क्या इंक्लूड नहीं होता वो है डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे नॉट इंक्लूडेड इन कंपेंसेटरी
ठीक है, कंपेंसेटरी अलाउंस क्या इंक्लूड नहीं होता इसके अंदर? पॉइंट वाइज बात करें तो इसको हम सेकंड पॉइंट लेके चलते हैं। अब आपको पॉइंट वाइज ही पढ़ाएंगे। नॉट इंक्लूडेड इन कंपनसेटरी अलाउंस, तो सीधा जवाब आएगा आपकी तरफ से, दैट इज सम्चुअरी अलाउंस। कौन सा अलाउंस आता है? सम्चुअरी अलाउंस। ठीक है, और सम्चुअरी अलाउंस कौन सा अलाउंस होता है? जो आपका नहीं दिया जाता, जिसके अंदर इंक्लूड्स होते हैं डिफरेंट और अलाउंसेस। ठीक है, जैसे कोई भी आपका ट्रेवल अगर फ्री पैसेज का होता है, सी में अगर फ्री पैसेज का है टू एंड फ्रॉम एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया, तो वो तो नहीं दिया जाएगा। इसमें क्या लिखेंगे? एक तो सब्चुअरी अलाउंस को आप टिक कर लो, एक हम लिखेंगे नॉट इंक्लूडेड, इसको रब करेंगे बच्चों। ठीक है, इसमें क्या आएगा? नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड फ्री पैसेज, यानी फ्री पैसेज बाय सी टू और फ्रॉम एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया। ठीक है, ये चीजें इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती है। कंपनसेटरी अलाउंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी अलाउंस है, तो हम आपको एक बार बता ही देते हैं यहाँ पे। फंडामेंटल रूल नंबर 9, डेफिनेशन में तो आता ही है ये, तो आपने याद रख लेना है ये कि 5 नंबर की डेफिनेशन है। कितने नंबर की डेफिनेशन है फंडामेंटल रूल के अंदर? 5 नंबर की डेफिनेशन है। ठीक है, हो गया। एक ड्यूटी के बारे में पूछा जाता है जो 6 नंबर की डेफिनेशन है, ड्यूटी, और ड्यूटी को पॉइंट नंबर लेके चलेंगे हम 3। ठीक है, तो ड्यूटी कैसे कंटेंट है? फंडामेंटल रूल नंबर 9 के अंदर 6 नंबर की डेफिनेशन है, जिसके अंदर ड्यूटी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ड्यूटी में सवाल क्या आता है? क्या ट्रीटेड एज ड्यूटी, क्या ट्रीटेड एज नॉट अ ड्यूटी। ठीक है, तो यहां से डायरेक्टली 2 क्वेश्चन बनेंगे। लिखे यहाँ पे क्वेश्चन, ट्रीटेड एज ड्यूटी, आंसर करें अब। क्या होता है ड्यूटी? देखो बच्चों, ज्वाइनिंग टाइम जिसको हम जेटी बोलते हैं, वो आपका ड्यूटी इंक्लूड किया जाता है, ज्वाइनिंग टाइम। ठीक है, और दूसरा कुछ भी, कोई भी सर्विस अगर आपने प्रोबेशन में की है, सर्विस एज एन प्रोबेशनर, प्रोबेशनर। ठीक है, प्रोबेशनर अगर आपने सर्विस की है तो भी वो आपका ड्यूटी काउंट होता है। अगर आपने अप्रेंटिस अगर की हुई है, वो भी प्रोबेशन के ऑब्लिक में हम अप्रेंटिस लिख देते हैं, अप्रेंटिस। लेकिन ये सर्विस फॉलोड होनी चाहिए बाय कन्फर्मेशन, जैसा कि आपका प्रोबेशन के बाद होता है। अगर आप सुपरिंटेंडेंट लगते हो, एएसओ लगते हो, डबल एओ लगते हो, तो एक प्रोबेशन पीरियड है स्पेसिफाइड, उस प्रोबेशन पीरियड को फॉलो क्या करता है? आफ्टर प्रोबेशन आपका कंफर्मेशन होना है। तो अगर ऐसा प्रोविजन है कि प्रोबेशन के बाद कंफर्मेशन है, ठीक है, या आपके अप्रेंटिस के बाद कंफर्मेशन है, तो उस चीज को हम ड्यूटी मानेंगे। और ऐसा किसमें बताया गया है? फंडामेंटल रूल नंबर 9 में बताया गया है। इसके अंदर 6 नंबर की डेफिनेशन है, फंडामेंटल रूल नंबर 9 ऑफ 6, जिसमें क्या बताया गया आपको? व्हाट इज ट्रीटेड एज ड्यूटी, या आपसे पूछा जाएगा ड्यूटी इंक्लूड्स। ठीक है, तो भी आपका जवाब यही होने वाला है। क्या ड्यूटी नहीं है? अब होने को तो बहुत सारी चीज है जो ड्यूटी नहीं है ना। अब अनऑथराइज एब्सेंस करो तो वो ड्यूटी थोड़ी है, ड्यूटी नहीं है वो। तो इन चीजों पे आपने ध्यान देना है। चलो, हालांकि ड्यूटी वाले पॉइंट्स ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो देखो 3rd नंबर पे ड्यूटी कौन सा है, एक और बता देते हैं आपको। अगर आप कहीं पे ट्रेनिंग में हो, ठीक है, ट्रेनिंग में हो आप अगर, तो उसको ड्यूटी बोलेंगे। ठीक है, और बच्चों अगर आप स्टूडेंट हो,
आपको पता है जैसे बीटेक होता है, तो बीटेक में क्या है, लास्ट सेमेस्टर में कैंपस प्लेसमेंट अगर हो जाता है, मान लो अगर कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है और कोई 6 मंथ की ट्रेनिंग है या कुछ है, वो भी उसी आपको इंस्टीट्यूशन के अंदर करनी है, तो वो पीरियड भी, भले ही आपका पढ़ाई का पीरियड है, वो पीरियड भी आपका ड्यूटी में इंक्लूड होता है। ऐसे ही इसमें बताया गया है कि भाई अगर आप स्टाइपेंड पे हो या स्टूडेंट हो, कि जिसकी अपॉइंटमेंट तय है कि भाई आपने ये ट्रेनिंग कोर्स करना है 3 महीने का, और इसके बाद आपकी जो है अपॉइंटमेंट तय है, तो वो चीज़ भी आपकी अजम्पशन ऑफ ड्यूटीज मानी जाती है। आपने समझनी है ये चीज। स्टाइपेंड फॉलोड बाई, किसको फॉलो करेगा वो, फॉलोड बाई सिलेक्शन कह देते हैं एक तरह से, हम ज्वाइनिंग कह देते हैं हम, तो वो भी आपका ट्रीटेड एज ड्यूटी ही रहेगा। ठीक है, चलो। फॉरेन सर्विस का सवाल, फॉरेन सर्विस, और ये पॉइंट नंबर हमारा 4 हो जाएगा ना इसके बाद, बिल्कुल 4 हो जाएगा, 4। इसको बोलेंगे हम फॉरेन सर्विस। देखो बच्चों, फॉरेन सर्विस में क्या है, फॉरेन सर्विस के अंदर आप क्या पढ़ोगे, फॉरेन सर्विस का मतलब ऐसी सर्विस जिसमें कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अपने सैलरी को रिसीव करता है विद द सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, बट फ्रॉम एनी अदर सोर्स देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ अ यूनियन टेरिटरी, अगर हम यूटी की बात करते हैं तो। ठीक है, तो फॉरेन सर्विस, फॉरेन सर्विस बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो फंडामेंटल रूल नंबर 9 में ही आएगा डेफिनेटली, बट 7 नंबर की डेफिनेशन आएगी बच्चों। ठीक है, फंडामेंटल रूल नंबर 9 में आएगा और 7 नंबर की डेफिनेशन आएगी, जिसको हम बोलेंगे फॉरेन सर्विस। फॉरेन सर्विस का हमने बता ही दिया आपको, अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, स्टेट या यूटी आपको मिलता है, तो उसको बोल देते हैं हम फॉरेन सर्विस। ठीक है, चलो। एक चीज पे बड़े बेसिकली हम बात करते आ रहे हैं, जिसको बोलते हैं ज्वाइनिंग टाइम। अब आपको ज्वाइनिंग टाइम का फंडामेंटल रूल कोई बड़ी बात नहीं है पता करना। देखो, फंडामेंटल रूल नंबर 9 ये तो श्योर है। अब कुछ ऑप्शंस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें फंडामेंटल रूल नंबर 8 लिखा होगा, 1 लिखा होगा, 7 लिखा होगा, उसके बाद 9 का कुछ लिखा होगा। नहीं भी याद है तो भी आपको पता है 9 से डेफिनेशन शुरू होती है, तो 9 वाला आप टिक कर देना। इतनी कॉमन सेंस आपने रखनी है। ठीक है, तो जेटी क्या है, ज्वाइनिंग टाइम क्या है, तो ज्वाइनिंग टाइम मीन्स टाइम अलाउड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट इन विच ही और शी ज्वाइन अ न्यू पोस्ट आफ्टर ट्रेवल, ठीक है, फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर। सिंपल सी बात है, ज्वाइनिंग टाइम उसको बोलते हैं। आपका ट्रांसफर हो रहा है, आपको कहीं जाना है, आपका डेपुटेशन हो रहा है, आपको दूसरी लोकेशन पे जाना है, तो ये जेटी आपको प्रोवाइड होगा, ज्वाइनिंग टाइम आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो फंडामेंटल रूल नंबर 9 के अंदर अगर आप पढ़ोगे ज्वाइनिंग टाइम के बारे में, तो ये 10 नंबर की डेफिनेशन है। चलो, लियन का कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। LIEN, लियन बोलते हैं, लीन भी कहते हैं, कुछ पढ़ेंगे, कुछ लीन बोलते हैं, कुछ लियन बोलते हैं। तो वेदर इट में बी लीन और लियन, फोकस करना है कंसेप्ट है क्या, तो लियन है क्या, लियन मीन्स द टाइटल। हमने ये मॉक में बच्चों को क्वेश्चन बताया हुआ है जो हमारे मेंबर है, द टाइटल। आप ये बिल्कुल मत सोचना कि पोस्ट, अगर आप देखो कहीं पे लिखा मिलेगा पोस्ट, डेजिनेशन, टाइटल, तो टाइटल को टिक करना है आपने, क्योंकि जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है फंडामेंटल रूल के अंदर, वो लियन की क्या है, लियन मीन्स द टाइटल। क्या होता है, द टाइटल ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट टू होल्ड ऑन रेगुलर बेसिस। एक पोस्ट को होल्ड करते हो आप, ये किस केस में होता है, टेक्निकल रेजिग्नेशन के केस में होगा। टेक्निकल रेजिग्नेशन में आपने रिजाइन किया एलडीसी से, आप डब्ल्यू बने एम्स के अंदर, तो डब्ल्यू आपने टेक्निकली ज्वाइन कर लिया और पहले वाली पोस्ट पे आपने लियन रिटेन किया है। और मैक्सिमम लियन रिटेन कितना होता है, यहाँ पे लिख देते हैं हम, मैक्सिमम पीरियड
ऑफ लियन रिटेंशन। रिटेंशन की तब तक आप इसको होल्ड कर सकते हो, ये पोस्ट किसी और को नहीं दी जाएगी, आपके लिए होल्ड रहेगी 2 साल तक। कितना होता है? 2 years आपने टिक कर देना है। तो लियन क्या हो गया? द टाइटल ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट टू होल्ड ऑन रेगुलर बेसिस। टाइटल ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट टू होल्ड ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है, इतना समझना है। होगा क्या? जब ये पीरियड टर्मिनेट होता है, या सस्पेंस में होते हो, या टेन्योर पोस्ट पे होते हो, ठीक है, या आप प्रोबेशन में नहीं होते हो, तब मिलता है। तो साफ साफ लिखा है, अगर आप प्रोबेशन में हो तो आप लियन थोड़ी ले सकते हो। लियन मिलता ही कंफर्म्ड एम्प्लॉइज को, और कंफर्म्ड एम्प्लॉइज ही टेक्निकल रिजाइन करते हैं, ऐसा समझो आप। क्लियर हो गया? चलो, एक बिल्कुल थोड़ा सा हटके है कॉन्सेप्ट, पढ़ा जरूर होगा आपने। 5 के बाद 6 टॉपिक एंड 7 टॉपिक। अच्छा, लियन के बारे में आपकी क्या राय है? आपको लियन का पता नहीं करना? फंडामेंटल रूल नंबर किसके अंदर आता है? तो लियन आता है बच्चों 13 नंबर की डेफिनेशन है। फंडामेंटल रूल नंबर 9 के अंदर 13 नंबर की डेफिनेशन है आपका लियन। ठीक है, अब एक आती है ओवरसीज पे। पे तो आपने पढ़ा है, लेकिन ये है ओवरसीज पे। बताओ जी क्या होता है? पे के बारे में डेफिनेटली बताएंगे आपको। ठीक है, अभी अब ओवरसीज पे के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पे और ओवरसीज पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये 20 नंबर है, क्योंकि पे आपका 21 नंबर है। पे को तो आप याद रखोगे। आप जॉब किस लिए ज्वाइन करना चाहते हो? पे के लिए ज्वाइन करना चाहते हो, ऑब्वियस सी बात है ना? मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलेंगे तभी गवर्नमेंट जॉब को हम ज्वाइन करना चाहते हैं। तो फंडामेंटल रूल नंबर 9 के 20 नंबर की डेफिनेशन है ओवरसीज पे, जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में हम बात करें, तो आपसे कोई लेना देना नहीं है, आपसे लेना देना है पे का। और पे का नंबर याद रखो आप, पे। तो पे आएगी बच्चों फंडामेंटल रूल नंबर 9 के 21 के अंदर। और 21 के अंदर एग्जैक्टली पूछते हैं तो 21A में बताते हैं हम पे के बारे में आपको। ये रट लेना आप, ठीक है? ये पेपर में पूछा जाता है, अब पूछा भी गया है एमसीआरई में, रिसेंटली ये पूछा गया था पे किस में आता है। तो आपने जवाब दे देना है फंडामेंटल रूल 21 ऑफ ए, 9 का 21 ऑफ ए। अब ओवरसीज पे बताओ। ओवरसीज पे का मतलब यह होता है कि, समझ में आ रहा होगा ना, ऐसे जैसे विदेशी पे, मतलब आप को पे दी जाएगी, गवर्नमेंट सर्वेंट को पे दी जाएगी इस फैक्ट को कंसीडर करते हुए कि भाई आप अदर कंट्री में सर्व कर रहे हो। क्योंकि जो कंट्री आपके डोमिसाइल की है, अगर उसके अलावा आप कहीं पे जॉब करते हो, सर्व करते हो, गवर्नमेंट सर्वेंट हो गई, तो उसको ओवरसीज पे बोलेंगे। किसी को फॉरेन सर्विस में हमने मतलब मान के चलो बाहर भेज दिया, विदेश भेज दिया, तो वो ओवरसीज पे हुई एक तरह से। और ओवरसीज पे फंडामेंटल रूल नंबर 9 के 20 में बात करते हैं हम ओवरसीज पे। ठीक है, चलो, पे का पढ़ाना है आपको कॉन्सेप्ट, तो पे का पढ़ा देते हैं। पे का हम 8 ही नंबर रखेंगे। पे फंडामेंटल रूल नंबर 9 ऑफ 21, ये 21 है बच्चों, ठीक है? 21, यार ये 21 लग नहीं रहा, चलो इसको एक बार साफ कर देते हैं फिर आ लगेगा। 21 ऑफ ए, 21 ऑफ ए, ठीक है? अब क्लियर है? तो इसमें क्या है? इसका मतलब है जो भी आपको मंथली बेसिस पे मिलती है पे, उसको पे बोलते हैं। बट ये अदर देन स्पेशल पे है, तो पे का हम लिख देते हैं अदर देन स्पेशल पे। अदर देन स्पेशल पे। स्पेशल पे स्पेशल पर्पस के लिए दी जाती है, बाकी सारी पे होती है। ठीक है, ओवरसीज पे, स्पेशल पे, पर्सनल पे। तो कुल मिला के क्या है, मंथली जो रिम्यूनरेशन है, पैसा है, पे है, उसको पे बोलते हैं। 29 ऑफ 1 फंडामेंटल रूल नंबर 9 ऑफ 21 ए में इसकी बात की जाती है। तो ये हुआ आपका पे के बारे में।
ठीक है। अब पे से जुड़े एक दो क्वेश्चन और हो सकते हैं, बताएंगे इसके बारे में भी। स्पेशल पे क्या है और प्रिजम्पटिव पे क्या है। प्रिजम्पटिव तो थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाएगा, 9 नंबर में पढ़ाते हैं। प्रिजम्पटिव पे, अच्छा ये हमने मैराथन क्लास में ये चूज क्यों किया कि हम आपको डेफिनेशंस बताएं। ये डेफिनेशन नहीं है, ये जड़ है फंडामेंटल रूल्स की। फंडामेंटल रूल जब आपको कहीं समझ नहीं आएगा ना तो यही क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो बताइए प्रिजम्पटिव पे क्या होती है। एक ऐसी पे जब किसी गवर्नमेंट सर्वेंट्स के रेफरेंस में हम इसको काउंट करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। पे ऑफ अ पास्ट, प्रीजम्पटिव, नाम से नहीं पता लगा, पे ऑफ द पास्ट। अब बस आप इतना समझ लो, किसी जॉब को करने से पहले जो पहले की जॉब है अगर उसमें आपको कोई पे मिलती है तो वो प्रिजम्पटिव पे है आपकी, प्रीजम्पटिव पे। ठीक है, प्रीजम्पटिव पे है आपकी। और इस पे में भी स्पेशल पे इंक्लूड नहीं होती है। जब तक आप कोई अदर वर्क या रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम नहीं करते हो तब तक ये प्रिजम्पटिव पे ही रहती है। अब पे है 9 नंबर में, पे है 21 में, तो ये क्या हो सकता है, ये 22 3 के आसपास होगा। तो ये प्रिजम्पटिव पे आपका 24 हो जाता है। फंडामेंटल रूल नंबर 9 ऑफ 24। ठीक है। अब स्पेशल पे के लिए बड़े ईगर हैं बच्चे कि स्पेशल पे क्या है। स्पेशल पे, क्योंकि जब भी हम पे पढ़ाते हैं तो हम बोल देते हैं एक्सक्लूडिंग स्पेशल पे। तो स्पेशल पे हो गया फंडामेंटल रूल नंबर 9 ऑफ 25। ऊपर वाला 4 है, लिखना चाहो आप लिख सकते हो, ये फंडामेंटल रूल नंबर 9 ऑफ 24। ठीक है, चलो याद करते चलो और आगे बढ़ते चलो। स्पेशल पे बताओ। स्पेशल पे का मतलब हुआ एक एडिशन। स्पेशल है तो लग नहीं रहा है ऐसे, एडिशन, एडिशनल पे है। स्पेशल पे क्या है, इस तरह से रट लो आप इसको कि ये एडिशनल पे है। क्यों क्यों दिया जाता है भैया, जब आपकी स्पेशल नेचर की ड्यूटीज हो, ड्यूटीज ऑफ स्पेशल, या तो स्पेशल वर्ड लिखा मिलेगा या आर्ड्यूअस वर्ड मिलेगा, ARDUOS। ठीक है, आर्ड्यूअस, नेचर ऑफ ड्यूटी, नेचर। या तो इस तरह का काम हो आपको तब आपको स्पेशल पे दी जाएगी, या स्पेशल एडिशन है, या हम लिखेंगे एडिशनल, एडिशन टू वर्क या रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर हुआ, कुछ नहीं हुआ स्पेशल पे में। स्पेशली है कोई आर्ड्यूस नेचर की ड्यूटी है उसके लिए दी जाती है, या एडिशनल, एडिशन टू वर्क या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको पे किया जाता है। हम मानते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो वीडियो को 1 सेकंड के लिए पॉज करो और लाइक के बटन को लाइक करो, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे आपके साथ। ठीक है, कमेंट्स आप करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चलो बच्चों, नेक्स्ट है जो हम पॉइंट समझाएंगे दैट इज 11। और 11 पॉइंट में एक होती है प्रीजम्पटिव पे और एक होती है सब्सटेंटिव पे। दोनों समझना बहुत जरूरी है। सब्सटेंटिव पे, अब है ये भी पे, तो पे तो भाई बहुत है, और जो पे बहुत है उसी के लिए हम लोग, आप लोग तैयारी करते हैं। चलो बताइए सब्सटेंटिव पे क्या होती है। सब्सटेंटिव पे का मतलब है पे अदर देन स्पेशल पे, पर्सनल पे, एमोल्यूमेंट्स। ठीक है, इन सब को छोड़कर अगर आपको किसी सब्सटेंटिव पोजीशन के लिए सैलरी दी जाती है तो हम क्या लिखेंगे, पे फॉर सब्सटेंटिव। इसका हिंदी मीनिंग सर्च करना और आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कोशिश करेंगे हम आपको समझाने की। सब्सटेंटिव पोस्ट या पोजीशन, पोजीशन इन अ कैडर। कैडर क्या होता है, यहां पे फंस जाओगे अब आप। तो कैडर का मतलब है स्ट्रेंथ ऑफ अ सर्विस, पार्ट ऑफ अ सर्विस, सैंक्शनड एज अ सेपरेट यूनिट। ठीक है, जैसे डब्ल्यू है तो ये कैडर हुआ इनका कि भाई डब्ल्यू से एओ, एओ से सीनियर एओ, सीनियर एओ से आगे भी अगर कोई पोस्ट है तो वो।
तो क्या हो गया, वो कैडर हो गया उनका पूरा, है ना। अगर डब्ल्यू से स्टार्टिंग भी मान लो हम असिस्टेंट से करते हैं, असिस्टेंट, असिस्टेंट के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद एओ, एओ के बाद सीनियर एओ, तो ये क्या हुआ, एक कैडर हुआ। जैसे एलडीसी है तो एलडीसी, एलडीसी के बाद यूडीसी, यूडीसी के बाद असिस्टेंट होता है, असिस्टेंट के बाद डब्ल्यू, इस तरह से अगर है तो ये भी एक कैडर है। तो कैडर क्या है, स्ट्रेंथ की बात बताता है आपको कि भाई उस रिस्पेक्टिव फील्ड में आपके। तो हम बात कर रहे हैं सब्सटेंटिव पे की, तो अगर सब्सटेंटिवली कोई किसी पोजीशन को होल्ड करता है तो उसको ये पे किया जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें भी अदर देन स्पेशल पर्सनल पे, इसको लिख देते हैं अदर देन स्पेशल, अदर देन स्पेशल पे और पर्सनल पे, पर्सनल पे, ठीक है। इस तरह से हम लोग याद करते हुए चलेंगे। चलो, तो बच्चों चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सीसीएस रूल, सर्विस रेगुलेशन, एकेडमिक रेगुलेशंस के लिए, एमसीआरई, आईआईटी, एनआईटी, डिफरेंट एग्जामिनेशंस के लिए हम आपके साथ जुड़े रहे हैं। व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो क्लास को भी कंटिन्यू करते हैं बच्चों, अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे ज्वाइनिंग टाइम के बारे में। ज्वाइनिंग टाइम का बेसिकली आपको बताया है हमने कि ज्वाइनिंग टाइम के भी अपने रूल्स होते हैं जिनको सीसीएस ज्वाइनिंग टाइम रूल्स बोला जाता है। और ये जो ज्वाइनिंग टाइम के रूल्स हैं एग्जैक्टली इनको बोलते हैं सीसीएस ज्वाइनिंग टाइम रूल्स 1979, ठीक है। क्या बोला जाता है इनको, ज्वाइनिंग टाइम रूल्स 1979। और ये कब से इफेक्टिव हुए आपके, ये सवाल जरूर आपको याद रखना चाहिए। 8 मई 1979, ठीक है, 8 मई 1979। और यही है आपका रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 ऑफ सीसीएस ज्वाइनिंग टाइम रूल्स 1979 इज ज्वाइनिंग टाइम रूल्स विद इफेक्ट फ्रॉम 8 मई 1979। क्लियर हो गया। ज्वाइनिंग टाइम का मतलब है गवर्नमेंट सर्वेंट को न्यू पोस्ट ज्वाइन करने के लिए या ट्रैवल करने के लिए एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जब इनकी पोस्टिंग होती है तो ये प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और ये ऑन ट्रांसफर भी, मतलब ऑन ट्रांसफर ही आप देखोगे इसको, पब्लिक इंटरेस्ट में ये एप्लीकेबल होता है। ज्वाइनिंग टाइम टेम्पररी ट्रांसफर में एप्लीकेबल नहीं होता, यहां पे लिख देते हैं नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल फॉर टेम्पररी ट्रांसफर। और टेम्पररी ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, ये बात आपको समझनी जरूरी है कि टेम्पररी ट्रांसफर का मतलब क्या होगा। टेम्पररी ट्रांसफर का मतलब होता है 180 डेज मैक्सिमम। अगर 180 दिन तक का ट्रांसफर है तो वो टेम्पररी ट्रांसफर माना जाता है, फिर ज्वाइनिंग टाइम के रूल्स हैं वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं, ठीक है। अब अगर आप मान के चलो कि आपको ज्वाइनिंग टाइम के बारे में पूछा जाता है और ज्वाइनिंग टाइम में आपका रेजिडेंस चेंज नहीं होता है तो कितने दिन का मैक्सिमम ज्वाइनिंग टाइम आपको अलाउड होता है, केवल 1 दिन का, नॉट मोर देन 1 डे। नॉट मोर देन 1 डे ज्वाइनिंग टाइम इज अलाउड इन केस ऑफ ट्रांसफर डजंट इन्वॉल्व चेंज ऑफ रेजिडेंस। अगर रेजिडेंस चेंज नहीं होता है तो ज्वाइनिंग टाइम में आपका 1 दिन का जो है पॉसिबली मैक्सिमम आपको ज्वाइनिंग टाइम प्रोवाइड किया जा सकता है, ठीक है बच्चों। चलो, तो ये 1 डे मैक्सिमम था। 1 मिनट। मैक्सिमम ज्वाइनिंग टाइम इफ रेजिडेंस नॉट चेंज्ड, रेजिडेंस अगर नहीं होता है आपका चेंज तो 1 डे है मैक्सिमम, 1 डे मैक्सिमम। इस बात को आप लोगों ने याद रखना है। आपने देखा होगा ज्वाइनिंग टाइम के कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन जरूर आता है कि ज्वाइनिंग टाइम को किसके साथ कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो कंबाइन अगर आपसे पूछा जाता है कंबाइन,
तो कंबाइन करते हैं इसको वैकेशन से, ठीक है, या लीव से। नॉट कंबाइंड विद, सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि किसके साथ इसको हम कंबाइन नहीं करते हैं। तो नॉट कंबाइंड विद कैजुअल लीव, ये बात याद रखना बस। कैजुअल लीव के साथ कभी भी ज्वाइनिंग टाइम को क्लब नहीं किया जाता, कंबाइन नहीं किया जाता, ठीक है। ज्वाइनिंग टाइम के दौरान मिलता क्या है? एडमिसिबल, एडमिसिबल ड्यूरिंग ज्वाइनिंग टाइम, ठीक है, हमने जेटी लिख दिया है शॉर्ट फॉर्म में। तो ज्वाइनिंग टाइम के टाइम पे क्या चीज एंटाइटल्ड होती है? पे, अलाउंसेस, क्या क्या मिलता है? पे मिलती है, अलाउंसेस मिलते हैं। जितनी पे एंड अलाउंसेस आप उस पोस्ट को ज्वाइन करने से पहले एक्सेप्ट करते हो, ठीक है। क्लियर हुआ आपको? ये पे एंड अलाउंसेस कौन से दिए जाते हैं? ड्रॉन बाय हिम, ड्रॉन बाय हिम हर immediately before joining, immediately before joining, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं, बेसिक बेसिक हैं सारे। ज्वाइनिंग टाइम को क्या इंक्रीमेंट के साथ काउंट किया जाता है या नहीं किया जाता है? तो बिल्कुल किया जाता है। ये रूल नंबर 26 में बताया गया है ज्वाइनिंग टाइम के, कि ज्वाइनिंग टाइम को काउंट करते हैं इंक्रीमेंट के लिए, ठीक है। तो ज्वाइनिंग टाइम के कुछ इसी तरह के सवाल हैं जो आपके पेपर में आते हैं। बाकी अगर आपने पढ़ना है तो यूट्यूब पे हमारी वीडियो अवेलेबल है ज्वाइनिंग टाइम के बारे में, आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन पेंशन से कर लेते हैं, क्योंकि मैराथन क्लास है, डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट हैं, डिफरेंट टाइप के टाइटल हैं जो हमने डिसाइड करने हैं इधर। और लियन का आपने याद रखना है, लियन पोस्ट का नहीं होता, लियन बोलते हैं टाइटल को। इसको बोलते हैं लियन, टाइटल को बोलते हैं। ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए ना, लियन होल्ड्स ऑन, आपको ऑप्शन में दिया जाए पोस्ट पे होल्ड किया जाता है किस पे, तो आपने टाइटल टिक करके आना है, क्योंकि टाइटल ही इसका राइट आंसर होता है, ठीक है बच्चों। चलो पॉइंट नंबर कौन सा हो जाएगा? 13 हो जाएगा। पेंशन के बारे में पढ़ते हैं। पेंशन में क्या है? पेंशन में क्या है आपको पता है? आफ्टरनून में लास्ट डे ऑफ द मंथ इन विच एम्प्लॉय अटेन्स द एज ऑफ 60 ईयर्स, यानी सुपर एनुएशन एज बोलते हैं। तो ये होता है एक बेसिक टाइप ऑफ रिटायरमेंट, कॉमन टाइप ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है। तो 60 ईयर्स एज ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है, आफ्टरनून ऑफ द मंथ, जिस मंथ में एज उनकी 60 होती है। और आपको पता है हमेशा एज किस मंथ में कंप्लीट होती है? जिसमें आपका बर्थडे होता है। तो बर्थडे वाला मंथ मान लो आपका अप्रैल है, तो अप्रैल एंड में ही 60 ईयर्स एज ऑफ रिटायरमेंट आपकी कंप्लीट होती है। और इसका जो रूल है, आपको पता है पेंशन का 56 पे स्टार्ट होता है, तो इसका जो रूल है वो याद रखना है आपने, ये वाला, ये जो हमने बताया फैक्ट आपको, इसका है रूल नंबर 56A। 56 में भी याद रखना है, 56A होता है, 56J होता है, 56K होता है, 56L होता है, 56M होता है, ठीक है। तो ए में हो जाएगा ये जो बेसिक टाइप ऑफ रिटायरमेंट है। क्लियर हो गया? 56J क्या होता है? 56J, इसके बारे में पढ़े। 56J क्या होता है? तो जब पेंशन रूल आप पढ़ते हो तो 56J पेंशन रूल में तो मिलने से रहा, या मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये भी जो हमने आपको रूल बताया, इसको आप भले ही कट कर लेना, कभी आपको कंफ्यूजन रही कि पेंशन रूल के अंदर 56 तो हमने देखा ही नहीं, हमें तो मिला नहीं है ना। क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल से रिलेटेड है, तो ये फंडामेंटल रूल 56 है। ऐसे ही ये फंडामेंटल रूल 56J है। तो 56J किस बारे में बात करता है? ये बारे में बात करता है
अगर किसी एम्प्लॉय को ग्रुप ए का है या बी का है और उन्होंने जो है 35 साल अपनी सर्विस के पूरे कर लिए हैं या उनकी एज 50 हो गई है, याद रखना एज 50 ईयर्स, और या तो एज 50 ईयर्स हो जाती है उनकी, या 35 ईयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीटेड, तो उनको रिटायर किया जा सकता है। ठीक है, तो उनको क्या रिटायर किया जा सकता है। ठीक है, उनको क्या है, रिटायर किया जा सकता है, 50 साल की उम्र हो या 35 साल की सर्विस उनकी कंप्लीट हुई हो। ठीक है, इस केस में क्या होता है, जो सवाल आपसे पूछा जाएगा, नोटिस बाय अथॉरिटी, अथॉरिटी नोटिस दे सकती है, देना पड़ेगा 3 मंथ्स बिफोर। यानी कि जब इस तरह से रिटायरमेंट देनी है किसी को 56J, आई थिंक आप पढ़ के देखना, इसको कंपलसरी रिटायरमेंट बोलते हैं। ठीक है, 56J नोटिस बाय अथॉरिटी 3 मंथ्स पहले होना चाहिए, ये 56J बोलता है। ठीक है, चलो यही क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, बाकी तो रूल बेसिस रहता है पेंशन के बारे में। तो गवर्नमेंट सर्वेंट, सर्वेंट सेल्फ रिटायर, तो इसको बोलते हैं हम वॉलेंट्री रिटायरमेंट। ठीक है, रिटायरमेंट इसमें क्या है, 3 महीने का आपने खुद को नोटिस देना होता है, खुद की तरफ से रिक्वेस्ट डालनी होती है कि मुझे रिटायर होना है अपना वॉलेंट्री बेसिस पर। ठीक है, और ये प्रोविजन जो है वो क्या है, 3 महीने का नोटिस देना होता है, और मिनिमम जो सर्विस रिक्वायर्ड होती है, यहाँ पे लिख देते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट, इसमें मिनिमम सर्विस कितनी होनी चाहिए कि भाई आप खुद से वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले सको। तो यही सवाल है जो आपके पेपर में आता है, और इसका सीधा जवाब है 20 साल। ठीक है, क्या होता है इसका, 20 साल होता है। ठीक है, अब जो ये फंडामेंटल रूल में हमने आपको 56A में ये बात पढ़ाई कि 60 साल है जो एज ऑफ रिटायरमेंट होती है, तो इसी को सुपर एन्युएशन पेंशन बोलते हैं। ये जो पेंशन मिलती है यही सुपर एन्युएशन पेंशन होती है। ठीक है, और ये पेंशन रूल के अंदर रूल 35 में बताया गया है। रूल 35 किसकी बात करता है, सुपर एन्युएशन, सुपर एन्युएशन पेंशन। ठीक है, किसकी बात करता है ये, सुपर एन्युएशन पेंशन की बात करता है। अच्छा, किसी एम्प्लॉय की मेंटल हालत ठीक नहीं है, मेंटल कंडीशन, उस बेसिस पे उनको रिटायर किया जाता है, मेंटल कंडीशन, तो इससे क्या है, रिटायर किया जाएगा उन्हें। अब जो ये वाली रिटायरमेंट है ये किस रूल के तहत होती है, रूल 38 के तहत होती है। और रूल 38 को बच्चों हम क्या लोग बोलते हैं, क्या चीज बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम इनवैलिड पेंशन। क्या बोलते हैं इसको, इनवैलिड पेंशन। पेंशन भी अलग अलग तरह की हैं, जैसे आपको सुपर एनुएशन पेंशन और रूल नंबर 35 में बताई हमने, है ना, और रूल 38 में आपको बताई है अभी इनवैलिड पेंशन। ऐसे ही कंपनसेटरी पेंशन है वो 39 में होती है। कंपलसरी रिटायरमेंट की थोड़ी देर पहले हमने बात की, वो रूल नंबर 40 के अंदर आता है। कंपलसरी रिटायरमेंट यहाँ पे लिख देते हैं, कंपलसरी, कंपलसरी रिटायरमेंट। तो कंपलसरी रिटायरमेंट में क्या प्रोविजन है, ये है रूल नंबर आपके 40 में आता है ना, 39 में तो आपका कंपेंसेशन पेंशन आता है। एक मिनट, ये रूल 40। ठीक है, और ये बेसिकली जो बात है कंपलसरी रिटायरमेंट पेंशन की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हम रूल नंबर 40 रीड आउट करते हैं। एक कंपैशनेट अलाउंस होता है, ये क्या होता है, जब किसी एम्प्लॉय को डिसमिस कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए सर्विस से, तो भाई क्या है, उसके पेंशन और ग्रेचुटी तो खत्म हो जाते हैं। उस केस में अथॉरिटी क्या करती है कि पेंशन और ग्रेचुटी खत्म हुई है लेकिन उसको कंपेंसेट करने के लिए एक कंपेशनेट, सॉरी कंपेंसेट नहीं है, ये कंपैशनेट अलाउंस है, वो दिया जाता है। और जो उसकी पेंशन है उसके 2/3 से ज्यादा नहीं होता। तो अगर आपसे कोई पूछे
कंपैशनेट, कंपैशनेट पेंशन, और कंपैशनेट पेंशन का प्रोविजन रूल 41। तो ये कितनी होती है? मैक्सिमम 2/3 ऑफ पेंशन। ठीक है, 2/3 ऑफ द पेंशन या ग्रेचुटी या दोनों को मिला के 2/3 ऑफ द पेंशन या 2/3 ऑफ पेंशन प्लस ग्रेचुटी। इससे ज्यादा नहीं होगी ये आपने याद रखना है बस कि 2/3 हो सकती है ये मैक्सिमम। यही सवाल पूछा जाता है कि भाई कितनी हो सकती है ये। ठीक है, चल क्वालिफाइंग सर्विस क्या होती है? क्वालिफाइंग सर्विस होती है किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की जिस दिन से वो उस पोस्ट का चार्ज ले लेता है या उनकी जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट होती है। ठीक है, चाहे सब्सटेंटिव पोस्ट पे ही ज्वाइन किया हो उन्होंने, चाहे ऑफिशिएटिंग पोस्ट पे किया हो, चाहे टेम्पररी किया हो। बट अगर टेम्पररी ज्वाइनिंग के बाद में कंफर्मेशन होती है तो डे ऑफ फर्स्ट ज्वाइनिंग उनका है क्वालिफाइंग सर्विस में मान लिया जाता है। ठीक है, चलो बच्चों, बेसिक सा सवाल पढ़ा जरूर देते हैं। बेसिक कैलकुलेट करना है आपने पेंशन, कैलकुलेट पेंशन। ठीक है, इनकी जो है क्वालिफाइंग सर्विस, क्वालिफाइंग सर्विस 25 साल है, और जो बेसिक है या आपको इमोल्यूमेंट्स वर्ड लिखा मिलेगा, इमोल्यूमेंट्स, वो मान लेते हैं इनकी है 21,100। ठीक है, तो पेंशन कितनी मिलेगी? पेंशन तो आपको पता है पेंशन होती है 50% ऑफ द इमोल्यूमेंट्स, 50% ऑफ द बेसिक। ठीक है, बेसिक पे या इमोल्यूमेंट्स। तो अगर आपसे क्वेश्चन में इमोल्यूमेंट्स 21,100 पूछा गया है तो सिंपली आपने 2 से डिवाइड कर देना है। 10,500 रुपए है जो मंथली पेंशन इनको पे की जाएगी, ये बेस पेंशन हो जाएगी। ठीक है, पर मंथ। क्लियर हो गया? तो कुल मिला के यही है कि जब आपसे पूछा जाए पेंशन तो आपने उसका हाफ कर देना है। ठीक है बच्चों, और कम्यूटेशन ऑफ पेंशन पूछ लिया जाए आपसे तो क्या करोगे? 40% कर देना उस पेंशन का। ठीक है, अब यहीं पे अगर कोई कम्यूटेशन पूछ लेता है आपसे, कम्यूटेशन, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, तो कम्यूटेशन ऑफ पेंशन मैक्सिमम 40% होती है, तो 40% ऑफ किसका होगा? 40% ऑफ द कम्यूटेड पोर्शन का होगा 10,500। 10,500 का निकाल लो आप 40%। नहीं, यहां से ये कैंसिल और 5 से 4,200 रुपये है जो कम्यूटेशन में चला जाएगा, उसके बाद है वो पेंशन मिलने लग जाएगी। ठीक है, तो ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। आपको पता है मिनिमम पेंशन का भी रूल है, 9,000 है मिनिमम पेंशन जो आपको देनी पड़ेगी, तो ये तो 9,000 से कम हो जाएगी, लेकिन जस्ट हमने आपको समझाने की कोशिश की। ठीक है, जस्ट हमने आपको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि जब पुराने रूल्स अगर आप पढ़ोगे 1981 के, 1972 के पेंशन रूल्स, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन 1981, तो उसमें क्या है, ये कम भी हो सकता है आपका। ठीक है, तो आपने इस चक्कर में नहीं पढ़ना, आपने बस बेसिक को समझना है और उसके हिसाब से क्वेश्चंस के आंसर देते हुए चलना। ठीक है, और ये फैक्ट वाइज क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों, चलो कुछ जीपीएफ के क्वेश्चन है जो आपको करा देते हैं जीपीएफ के बारे में। बाकी तो मैराथन क्लास है, ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट मैराथन क्लास में आपको जीपीएफ के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, हम जरूर पूछेंगे, और ये पॉइंट हो जाएगा हमारा अब 14। ठीक है, क्लास अच्छी लगती है आपको तो लाइक जरूर कर देना, लाइक में कंजूसी आप
करोगे तो ये अच्छी बात नहीं है। जीपीएफ की बात करेंगे तो जीपीएफ का मतलब होता है जनरल प्रोविडेंट फंड। तो कई एग्जामिनेशंस में तो इसकी फुल फॉर्म ही पूछी गई है, जनरल प्रोविडेंट फंड। ठीक है, क्या होता है, जनरल प्रोविडेंट फंड होता है। और विद इफेक्ट फ्रॉम, लागू है कब से हुआ है जीपीएफ, तो बच्चों लागू हुआ है 1 अप्रैल 1960 से। 1 अप्रैल 1960 से जीपीएफ आपका जो है शुरू हो जाता है। जीपीएफ के लिए प्रोविजन क्या है, 1 साल की तो सर्विस होनी चाहिए भाई कम से कम। मतलब 1 साल की सर्विस से पहले पहले, ये आप बात समझो, आप 1 साल की सर्विस से पहले पहले आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सेप्ट करने का मतलब है आपने इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, ये रूल है जीपीएफ का। कोई आपसे पूछे कि सस्पेंशन के दौरान जीपीएफ कटता है या नहीं कटता है, तो क्या बोलोगे? सस्पेंशन के दौरान, सस्पेंशन, तो बच्चों सस्पेंशन के दौरान नो जीपीएफ। रूल नंबर याद रखना है तो रख लेना। रूल 7 ऑफ 1 आपका बोलता है कि हर एक केस में जीपीएफ आप कटा सकते हो एक्सेप्ट सस्पेंशन। सस्पेंशन के टाइम पे ये पॉसिबल नहीं होता है। और अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन कितना है, अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, ये आपका होता है नॉट लेस देन 6%, 6% से कम नहीं रहेगा। एंड मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम है आपका कि मोर देन एमोल्यूमेंट्स, मोर देन एमोल्यूमेंट्स। ठीक है, मोर देन एमोल्यूमेंट्स ये नहीं हो सकता है। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम कराएंगे, जरूर डेफिनेटली कराएंगे आपको। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि भाई अगर कोई मेल गवर्नमेंट सर्वेंट है तो पूछ लिया जाता है आपसे कि फैमिली के केस में क्या होगा अगर जीपीएफ में आप पढ़ते हो। वाइफ है, पेरेंट है, अनमेरिड सिस्टर है या वाइफ्स पेरेंट है, तो कौन फैमिली में इंक्लूड नहीं होता भाई, बताना। आपको, आपने पढ़े होंगे ये, कौन फैमिली में इसमें इंक्लूड नहीं होता। तो हमेशा याद रखना, फैमिली में आपकी वाइफ्स के पेरेंट्स इंक्लूड नहीं होते, क्योंकि फैमिली में आपकी वाइफ है वो इंक्लूड होती है, आपके पेरेंट इंक्लूड होते हैं, आपके अनमेरिड सिस्टर भी इंक्लूड होती है, क्योंकि वो आप पे डिपेंडेड है। ठीक है, तो ये सवाल आपसे पूछा जाएगा तो इसका सीधा आंसर यही होगा। अमाउंट ऑफ जीपीएफ सब्सक्रिप्शन शैल बी अ मिनिमम ऑफ, अभी बताया है आपको 6% होता है। कितना होता है, 6% होता है। अब एमोल्यूमेंट, एमोल्यूमेंट हमसे आपसे पूछ रहे हैं बार बार कि एमोल्यूमेंट ऐसा होता है, एमोल्यूमेंट वैसा होता है, तो इसमें एमोल्यूमेंट्स का मतलब क्या है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इसमें एमोल्यूमेंट्स का मतलब है पे प्लस में, पे प्लस में क्या, एमोल्यूमेंट्स, एमोल्यूमेंट्स, एमोल्यूमेंट्स में, एमोल्यूमेंट्स इन जीपीएफ। अगर आपसे पूछा जाए कि हाँ एमोल्यूमेंट्स क्या है, तो जैसे ऑप्शन दिया आपको पे, और दूसरा दिया आपको पे प्लस जीपी, पे प्लस जीपी, तीसरा आपको दिया पे प्लस जीपी प्लस जीए, सॉरी डीए होता है जैसे डीएनएस अलाउंस। तो इनमें से चूज करके बताना है आपने राइट वन कौन होगा। तो डायरेक्ट पे तो होता नहीं, तो पे के साथ में जो अलाउंसेस भी हैं वो भी होते हैं। ठीक है, ग्रॉस पे या जीपी क्या होता है, तो देखो एमोल्यूमेंट्स का मतलब है, पे तो आपकी पे है, जीपी का मतलब है आपका जनरल प्रोविडेंट, तो टोटल यही होता है एमोल्यूमेंट। ठीक है, टोटल यही आपका एमोल्यूमेंट होता है। बस आप ये याद रखना कि इसके अंदर डीए नहीं जोड़ा जाता। एमोल्यूमेंट मतलब एक तरह से बेसिक्स हैं, तो उतना ही तो होगा आपको एमोल्यूमेंट। चलो, अब आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं, एम्स सीआरई की मैराथन, एम्स सीआरई मैराथन आपने जरूर देखने हैं। क्रैश कोर्स के हमारे कम से कम आप देखोगे 9 से 10 क्लास हैं क्रैश कोर्स,
तो क्रैश कोर्स की क्लासें आपने कंटिन्यू करनी है। बाकी ये जो सेशन है ये कंटिन्यू हम करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही रहेगा आपका मैराथन क्लास में। आपके सजेशंस क्या क्या हैं उस पर बात करेंगे, और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही हम मैराथन क्लासेस करा रहे हैं, जिसमें आपका सिलेबस दोनों चीज़ों का कवर हो जाता है। एमसीआरई का कवर होता है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर नेटर चंडीगढ़ का कंप्लीट होता है, आपका एनआईटी जालंधर का कंप्लीट होता है। तो बेसिकली इसी पे है ये मैराथन क्लासेस हम करा रहे हैं। और एनआईटी के जो रूल्स हैं, स्टैट्यूट्स हैं, इसके बारे में बात हम 22 तारीख की बात करेंगे। ठीक है, 22 तारीख तक मैराथन क्लास में केवल आपको इसी तरह का कॉमन कराएंगे जो एएसओ के लिए भी कॉमन है, एमसीआरई के लिए भी कॉमन है, और एनआईटी जालंधर के लिए भी कॉमन है। तो मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को विजिट कर सकते हैं। फर्दर क्लासेस के लिए दोस्तों चैनल को विजिट करते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।